कहा जाता है ना कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग है। स्पोर्ट्स वुमेन जो है, आप समझ लें कि एक आम औरत की निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग होती है। औरत बहुत समझदार है, उसको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि हमने एक दूसरे के आमने सामने खड़ा नहीं होना। खवातीन को ये बताया जाता है कि वो एक दूसरे की दुश्मन है और ताकि उनके अंदर ये डिविजन बरकरार रहें। और हमको ये भी पता है कि इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन मुसीबत ये है कि समाज ये इलाज करना नहीं चाहता है। जो who are feeling proud on my success। तो मैं कहती हूँ कि अब मर्द और औरत कुछ भी नहीं है, अब हम सब एक हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और वेरी गुड मॉर्निंग। यकीनी तौर पर आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। आप लोगों ने भी नाश्ते से दिन का आगाज़ कर लिया होगा, टीवी ऑन हो चुके होंगे और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का दिन नाज़रीन बहुत ही ख़ास है। आज का दिन जो कि ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन के ख़ास मौके पर हम बात करेंगे ख़वातीन के इस माशरे में किरदार की। अब वो कहा जाता है ना कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग है। ये हमारा आज का कोट ऑफ द डे भी है कि अगर खातून मौजूद ना हो तो फिर तस्वीर कायनात में रंग नहीं है। घर भी सूना सूना दिखाई देता है। घर में भी अगर रंग है, रौनक है तो एक खातून से ही है। अगर माँ घर में मौजूद ना हो तो दिल नहीं लगता घर में। हम पूछते हैं कि अम्मी कहाँ गई हैं। तो ये वजूद कायनात में जो रंग है वो खातून के वजूद की वजह से ही है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, अक्सर हम सुनते हैं कि औरत जो है वो अकल से फैसले नहीं करती, जज्बात से फैसले करती है। तो ये जो जज्बात से फैसला करना है ना, ये उसको मोहब्बत के उस जज्बे की इंतहा है जो कि आपको एक माँ में नज़र आता है, कुर्बानी का जज्बा। और यही वो जज्बा है जो कि मर्द में उस चीज़ की तलब बढ़ा देता है कि औरत का घर में होना बहुत ज़रूरी है। जब तंग दस्ती हो, बुरे हालात हों, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो मुश्किल हो, ये औरत जिसके अंदर जब ये जज्बा होता है मोहब्बत का, कुर्बानी का, वो उसका साथ देती है। तो ये सारा किरदार जो औरत का है माशरे में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो कि अपने अपने सेक्टर्स में कामयाब ख़वातीन हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा गुजरा, कैसे वो यहाँ तक पहुँची। इस पर भी बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगी पहले हम बड़ी खबर शामिल कर लें। हुकूमत के सारे हथकंडे बेकार, कप्तान फिर से पिच पर उतरने को तैयार। लाहौर में आज अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का आगाज है। तब्दीली की लहर फिर चलने को रोक सको तो रोक लो। ख़वातीन के आलमी दिन पर औरतों की बड़ी कामयाबी। लाहौर में औरत मार्च की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद में भी ख़वातीन अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने आज निकलेंगी। लेकिन इस मार्च का असल मकसद है क्या, ये जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पीएसएल फिर बाजी ले गया। आईपीएल से पहले पीएसएल में विमेन क्रिकेटर्स एक्शन में। ख़वातीन के आलमी दिन पर आज से नुमाइशी मैचेस का आगाज होगा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन दिखाएंगे। और पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं, सबाहत रिजवी ने साबित कर दिखाया। लाहौर हाईकोर्ट बार की 130 साल तारीख में सेक्रेटरी मुंतखब होने वाली पहली खातून बन गई। ये थी जनाब आज की टॉप स्टोरीज। और सोशल मीडिया पर क्या कुछ होता रहा, वहां पर क्या ट्वीट्स हुए, अब टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं। आज का पहला टॉप ट्रेंड है जनाब शब बारात, जिस पर हमने देखा कि इस मुबारक रात शब बारात पे ट्रेंड किया। मर्द हजरात ने रात भर मस्जिदों में इबादत करके रात गुजारी और आज दिन में लोगों ने नफली रोज़ा रखकर अपने रब को राज़ी करने में वो मसरूफ़ रहे हैं। इस ट्रेंड में अब तक 31,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। तो जनाब ये तो था हमारा टॉप ट्रेंड। उसके बाद दूसरा जो टॉप ट्रेंड है वो मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल का मैच बड़े ज़बरदस्त रहा है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी गई है। ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल हमने देखी साइम अयूब की और बाबर आजम की, क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। ये जो ओपनिंग की गई है साइम अयूब से, ये फैसला किस तरह का रहा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक मेहमान मौजूद होंगी, उनसे बात होगी। और इसके अलावा जो ट्रेंड है वो है जनाब विमेंस डे के हवाले से। ख़वातीन का आलमी दिन है, ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में
खवातीन अपने हकूक के लिए मार्च भी करेंगी, जिस पर सारिफीन की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। कोई औरत मार्च के हक में दिखाई दिया, कोई औरत मार्च के खिलाफ दिखाई दिया। तो जनाब, इसका मकसद क्या है औरत मार्च का, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद होंगे। अब हम आ जाते हैं जनाब पुलिस पे, हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है। दिलों के हुक्मरान इमरान खान एक बार फिर से अवाम के दरमियान होंगे। काफ़ी टाइम तक वो नहीं अवाम के दरमियान आ सके, क्योंकि आपको मालूम है उन पर कातिलाना हमला हुआ। डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि आपको भी आराम करना है, अब नहीं निकल सकते। लेकिन अब फाइनली वो मैदान में आ चुके हैं और मुल्क बचाओ पाकिस्तान बचाओ ये रैली है। कप्तान अवामी रैली की क़यादत करेंगे। PTI की इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा। कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं, अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब हैं। जमान पाक से ज़्यादा दरबार तक जगह जगह रैली का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। दूध और शरबत की सबीलें लगाई जाएंगी। 10 मकामात हैं जहां पर इमरान खान का इस्तकबाल किया जाएगा। और PTI की इलेक्शन कैंपेन है जिसका बाकायदा तौर पर आगाज अब हो जाएगा। और खान साहब सुना ये जा रहा है कि खिताब तो नहीं करेंगे, अलबत्ता 10 मकामात पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। बुलेट प्रूफ कंटेनर है जिसमें इमरान खान मौजूद होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ थ्रेट्स हैं, उनकी जान को खतरा है, जिसकी बिना पर मेरा ये ख्याल है कि ये फैसला किया गया है कि हम खिताब नहीं होगा, बस इसी तरह ये मार्च होगा, रैली होगी जिसकी क़यादत खान साहब साथ मौजूद होंगे, करेंगे। और बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ भी हो गया। कल खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिला है। उनके जो वारंट थे उनको मुअत्तल किया गया है और उनको पेश होने का कह दिया गया है। तो हुकूमती हथकंडे अब बेकार हो गए हैं। कप्तान पिच पर उतरने को तैयार हैं। पूरी कोशिश की गई थी किसी तरीके से इमरान खान को इस इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब इमरान खान आज अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली में खुद शिरकत करने जा रहे हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। खबर, क्या माहौल बनने वाला है लाहौर में आज? देखिए, आज खासी गहमा गहमी मुतवक्के है लाहौर के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक आपको पता है कि ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इन्होंने कोई रैली या जलसा की है तो इनके कारकुनान खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। रात भर भी हमने जमान पार्क में जो मनाजर देखे, रात से ही रैलियों का, छोटी छोटी रैलियों का सिलसिला जारी था जो मुख्तलिफ यूसीफ से मुख्तलिफ इलाकों से आ रही थी जमान पार्क की तरफ, और फिर एक जुम्मे गफीर बन गया। रात भर वहाँ पर लोग जो है वो इमरान खान की हक में नाराबाजी करते रहे और हुकूमत के खिलाफ और जो हुकूमती इक़दाम है उनके खिलाफ शदीद नाराबाजी करते रहे। आज जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उन पर जब हमला हुआ था उसके बाद ये पहली सियासी सरगर्मी जो है वो बाहर निकल कर कर रहे हैं। इससे कबल वो जब अदालतों में पेश हुए तो वो खुद ब खुद लोग कारकुनान इतने इकट्ठे हो गए कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रैली की शक्ल में रवाना हो रहे हैं। कंफर्म कीजिएगा, इमरान खान खिताब करेंगे? वैसे तो कुछ खबरें ऐसी गर्दिश में हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लाइव थ्रेट्स हैं, तो वो खिताब नहीं करेंगे। आपके पास क्या खबरें हैं? बिल्कुल खिताब करेंगे। जो अभी तक हमारी इतलात है पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में होंगे और रैली की जो है वो आगे से क़यादत करेंगे और गाड़ी के अंदर से ही वो खिताब करेंगे और तकरीबन कोई 10 जगह पर उनका इस्तकबालिया किया जाएगा। जमान पार्क से ये रैली निकलेगी जो मुस्लिम टाउन मोड़ से होती हुई इचरा और MOU कॉलेज और मुख्तलिफ स्टाफ से गुजरती हुई ये दाता दरबार पर जो है काम पजीर होगी, जहाँ पर रास्ते में 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस रैली का इस्तकबालिया कैंप लगाया जाएगा। इमरान खान जो है वो अपने कारकुनान से कायदीन का कहना है कि खिताब भी करेंगे। तो क्या पैगाम आज खान साहब खबर देने जा रहे हैं अवाम को? देखिए, अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ के क़यादत का यही कहना है कि इस रैली का मकसद जो है वो यही है कि मुल्क में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और अदम इस्तेकाम है मुआशी, उसके खिलाफ और जो अपोजिशन इसके साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है नारवा, उसके खिलाफ एहतजाज किए कार होगी। और असल में ये रैली जो है उनका ये भी कहना है कि इंतखाबी मुहिम का आगाज है कि जिस तरह से KP और पंजाब के समनिया तहलील होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, बड़ा फैसला, जिसके बाद इंतखाबात की तारीख के तयन को भी कर लिया गया है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो दीगर कायदीन के साथ मिलकर क़यादत करेंगे इस रैली की
और इंतखाबी मुहिम अच्छा का आगाज अच्छा करें। खबर कुछ तैयारियों के हवाले से भी बताएगा, इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा, ये भी बताएगा 10 मकामात कौन कौन से हैं जहां पर क्या कैंप्स लगाए गए हैं, किस तरह इस्तकबाल होगा? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तकरीबन 10 मुकामात बताए गए हैं तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये मुस्लिम टाउन मोड़ होगा, इशा पे जो है मियां असलम इकबाल उनका इस्तकबाल करेंगे, MOU कॉलेज मोड़ पर होगा, मियां महमूद रशीद इस्तकबाल करेंगे। और इसी तरह से ये रैली जो है वो मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जब जेल रोड अंडरपास क्रॉस करेगी तो नासिर सलमान रैली के शुरका को वेलकम करेंगे। फिर FC कॉलेज क्रॉस करने पर जो है वो शनीला रोड क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमरा रैली के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। फिरोजपुर रोड पर हाजी करामत होकर मुस्लिम टाउन मोड़, फिरोजपुर रोड पर अलामा असगर आरिफ चिश्ती और पत्थर मार्केट फिरोजपुर रोड पर जो ट्रेडर लाहौर के सदर है मलिक उस्मान और जनरल सेक्रेटरी मियां मकबूल वो इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, वो इस्तकबाल करेंगे। ये 10 मकामात हैं जहां पर इस्तकबाल होगा और ये रैली इख्तिताम पजीर होगी दाता दरबार पर। बहुत शुक्रिया खबर अब्बास, आप तमाम तर सिचुएशन से हमें अपडेट किया। अब नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं विमेंस डे के हवाले से भी। जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये जो वजूद कायनात है, वजूद का मतलब होता है किसी चीज़ का तकमील पाना या जाहिर होना, तो इसमें औरत का किरदार बहुत अहमियत रखता है। अगर एक इंसान मर जाता है तो एक नया इंसान जो इस दुनिया में आंख खोलता है वो वजूद जन के तवस्सुत से ही वो इंसान पैदा होता है। तो इस निज़ाम को, इस कुदरत के निज़ाम को आगे बढ़ाने में, चलाने में मस्बत तरीके से एक औरत का बड़ा अहम किरदार है। औरत बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, इसका हर रूप कमाल है। आज 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है। सन 1908 में न्यूयॉर्क शहर में ख़वातीन मजदूर का एहतजाज आज आलमी सतह पर हकूक़ निस्वा के दिन पर मनाया जाता है। पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ख़वातीन अपना लोहा नहीं मनवा रही। और मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। ख़वातीन खुल के खेल रही हैं और तरक्की कर रही हैं, कामयाबी पा रही हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। मैं कुछ बात अब खेलों के हवाले से करना चाहूँगी। इन दिनों आप जानते ही हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और शायकीन क्रिकेट भी खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मगर आज PCB ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर विमेन क्रिकेट लीग का ऐलान किया, जिसमें अमेजॉन और सुपर विमेन की टीम्स का टाकरा होगा। पाकिस्तान में ये पहली बार है कि विमेन लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी भी परफॉर्म करती हमें नजर आएंगी। मजीद इस हवाले से हम बात भी करेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर हुमैरा फराज साहिबा, जो कि एम्पायर हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो क्रिकेट है वो बॉयज़ की गेम कहा जाता है कि जनाब लड़के खेलते हैं, वही दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट प्लान करते हैं, मैचेस होते हैं, छुट्टी के दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन जनाब ख़वातीन ने भी करके दिखाया है कि हम भी किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, भले खेल का कोई भी मैदान हो। तो जनाब डॉक्टर हुमैरा फरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान एम्पायर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सैरिश आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल है कि PSL के दौरान नुमाइशी ही सही लेकिन विमेंस टीमों के मैच का इनेकाद हो रहा है, वो भी विमेंस डे के खास मौके पर। ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझती हैं विमेन क्रिकेट के लिए? जी वुमेन क्रिकेट के लिए एक इतना बड़ा स्टेप है वुमेन के लिए, खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा और इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इसमें तमाम दूसरे ममालिक की बेहतरीन खिलाड़ी को सिलेक्ट करके तो इधर पाकिस्तान PSL लीग में इनको शामिल किया है। और ये इसकी 3 मैचेस की सीरीज़ है और ये तीनों मैचेस की जो सीरीज़ हैं ये वुमेन के हवाले से ही हैं। जैसे आज का मैच है तो आज का मैच जो है वो वुमेन डे के हवाले से रखा गया है। और उसके बाद जो दूसरा मैच है 10 तारीख का मैच भी वुमेन्स के हवाले से ही है और वो है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के सिलसिले में। जबकि तीसरा मैच भी वुमेन के लिए ही रखा गया है, वो है वुमेन एजुकेशन एनहांसमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत आगे की सोच रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वुमेन को जिस तरह से एम्पावरमेंट बाकी फील्ड में मिल रही है उसी तरह से स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में इन्होंने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा इंटरनेशनल ये
शो शुरू हो रहा है आज से, और इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दूसरे ममालिक में भी इसको बड़ा सराहा गया है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब हम लोग बाजी ले गए हैं। जब इंडिया में विमेन IPL होनी है तो उससे पहले हमने PSL में अपने जो विमेन क्रिकेट टीम है और ये मैच करवाकर हमने बाजी ले लिया। इसको आप किस तरह देख रही हैं? नहीं, मैं यहाँ पे सारिश आपकी थोड़ी सी करेक्शन करूंगी। इंडिया ने भी IPL के बाद वुमेन प्रीमियर लीग शुरू करवाई है, और जिसका अभी इंडिया में ये चल रही है, और पाकिस्तान आप कह लें कि अभी आई थिंक वहां पर आई मीन टू से कि मतलब मैचेस अभी स्टार्ट होने हैं, शुरू किया है, जबकि इंडिया में ये शुरू हो चुकी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। सिलसिले के 3 एग्जीबिशन मैचेस का आगाज आज से है। सही सही, चलिए जबरदस्त है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अगर अपने जर्नी के हवाले से आप हमें बताएं, आप कैसे इस फील्ड में आई? क्योंकि मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ, अपनी बच्चियों को समझाती हैं तुमने अगले घर जाना है, किचन में काम करना सीखो या पढ़ाई अच्छी करो, अच्छी जॉब करो, लेकिन इस फील्ड में आने से कुछ कतराती हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या कोई मुश्किल फेस करना पड़ी? जी सैरिश, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल रूटीन में एक हाउसवाइफ जो अपनी ज़िंदगी गुजारती है, उसी तरह से एक स्पोर्ट्स वुमेन को भी वही हर्डल्स, वही प्रॉब्लम्स और वही किचन, वही बच्चे, वही घर बार, वही फैमिली, वही रिलेटिव्स, और प्लस जो भी जॉब ड्यूरिंग जॉब आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो एक स्पोर्ट्स वुमेन को भी करनी पड़ती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स वुमेन जो है, आप समझ लें कि एक आम औरत की निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होती है। वो तमाम इन प्रॉब्लम्स को कूप अप कर लेती है, और उन तमाम जो भी हर्डल्स उसके सामने आती हैं उनको फेस करती है। मेरा जर्नी के बारे में आपने पूछा, जी जी, तो मेरी जर्नी जो है वो मेरे चाइल्डहुड से ही शुरू हो गई। लेकिन चाइल्डहुड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन जिस हद तक भी थी, घर में, बाहर, स्कूल में, उनको अवेल किया। लेकिन वो एक मेरे यहाँ पे था कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है। जब कॉलेज लाइफ मेरी शुरू हुई तो फिर मुझे हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने उनको भरपूर तरीके के साथ अवेल किया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे अपनी यंग जनरेशन को ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर वो खेल की फील्ड में आते हैं तो पढ़ाई को भी फोकस्ड रखें। मैंने दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ लेके चली हूँ। यही वजह है कि जब मैंने खेल का आगाज किया तो मैट्रिक से किया। सही। अब आप देखें कि वो कितनी जर्नी मैंने सारी कवर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने PhD की है। तो अगर मैंने स्टडीज ना की होती तो शायद मेरा कहीं नामो निशान भी ना होता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने गाइड किया बहुत अच्छे से अपनी यंग जनरेशन को कि आपने सिर्फ खेल पर ही सारी तवज्जो नहीं देनी, पढ़ाई को भी साथ लेकर चलना है, बैलेंस रखना है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, इंडियन विमेन टीम इस वक्त दुनिया क्रिकेट की टॉप टीम्स में शुमार की जाती है और बड़े इवेंट की सेमीफाइनल फाइनल खेल रही है। वहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ भी टैलेंट है, इंफरादी तौर पर खासा नाम बना रहा है, लेकिन बतौर टीम हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह आप क्या समझती हैं? एक्चुअली अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर टीम्स का कंपैरिजन करें तो बनता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं उनको, एक्सपोजर, नंबर ऑफ मैचेस एंड अदर जो इनके एडवांटेजेस, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के। नो डाउट कि पाकिस्तान भी दे रहा है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और लेकिन आप देखें कि इंडिया में या दूसरी अदर कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में आप देखें तो बहुत अरसे से क्रिकेट शुरू है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2005 में वुमेन विंग और वुमेन टीम को एस्टैब्लिश किया। अगर हम अपनी वुमेन विंग की जर्नी देखें तो वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, जबकि अदर कंट्रीज़ में जो है वो बहुत पुरानी वुमेन क्रिकेट चल रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान में आगे आने वाले वक्त में PSL विमेन लीग का इनेकाद होता है तो उससे ग्रास रूट लेवल पर खवातीन की क्रिकेट के फ़रोग में कितनी मदद हमें मिलेगी, और जो बैरून मुल्क से खवातीन खिलाड़ी आएंगी उन्हें देखकर हमारी लड़कियों के लिए कितना बड़ा ये मौका होगा कि वो सीखेंगे उनसे? जी सैरिश, अगर आपने इनकी जो PCB ने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप देखें कि जो हमारी इसमें
ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं। पीएसएल की जो टीम्स बनी है, जैसे मेन फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के वुमेन टीम बनी है, उसमें ओवरसीज प्लेयर 3 से 4 तक इसमें इंक्लूड किए हैं, प्लस इसमें इमर्जिंग प्लेयर इसमें शामिल किए। इमर्जिंग प्लेयर और जो नई जो प्लेयर्स हैं वो उनकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं है, और वो इस 3 मैचेस की सीरीज में और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं बहुत कुछ सीख रही हैं इंटरनेशनल प्लेयर से, और ये आगे इनके लिए बहुत एक्सपोजर, बिल्कुल एक्सपोजर होगा और इनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच प्रेशियस टाइम, और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहेगी। मैं तो चाहती थी कि पीएसएल के मैचेस पर भी आपसे बात करूं, क्योंकि टाइम कुछ कम है। मुझे ब्रेक लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल ख़वातीन के आलमी दिन पर हकूक़ निस्वां और ख़वातीन पर बढ़ते जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ औरत मार्च किया जाता है, जिसकी इजाज़त भी मिल चुकी है और आज ये मार्च किया जाएगा। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मार्च कहाँ पर और कैसे होगा और तैयारियां इसकी क्या है। आमना, आगाह कीजिएगा। जी आमना। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल, आज पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और रैलीज़ का इनेकाद किया गया है। ख़वातीन जो है आज के दिन के हवाले से जो रैली निकाली जाएगी एक प्रेस क्लब से वो शुरू होगी। औरत आज़ादी मार्च के नाम से ये रैली होगी, और इस रैली के हवाले से तमाम तर इंतजाम तो कर लिए गए हैं। आज दिन 2 बजे ये रैली जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर से जो है ये निकलेगी बरस्ता F6, ये आएगी टुवर्ड्स डी चौक, और जो इसकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनको पहले ही दरख्वास्त भी दे दी गई थी, उनसे परमिशन भी ले ली गई, और इसके साथ साथ जो है उनको तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कर दिया गया था। तो आज 2 बजे जो है बड़ी रैली जो है ख़वातीन की ये निकाली जाएगी टुवर्ड्स डी चौक। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से भी जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से रैली निकाली जाएगी आज के दिन की मुनासिबत से। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया है, जिनमें एक वेमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की जानिब से जो किया गया है ख़वातीन के मुख्तलिफ शोबों में जो है खिदमात उनको सराहने के लिए, उनकी बुनियादी जो हुकूक है उनके हवाले से आज जो है बात की जाएगी। तो आज जो है दिन भर इन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है मामना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर सिचुएशन से अपडेट किया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। 2 बजे इस रैली का इनेकाद होगा, इस मार्च का इनेकाद होगा, और इसके अलावा हम देखेंगे कि मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स भी हैं जिनका इनेकाद होगा इसी दिन की मुनासिबत से। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं समाजी रहनुमा हैं आलिया सारिम बरनी साहिबा। आलिया साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ एक और समाजी रहनुमा हैं जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, नायाब जान साहिबा। नायाब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मैं आलिया साहिबा आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो अभी आपने आमना की गुफ्तगू सुनी, ये आज मार्च होने जा रहा है। जमात इस्लामी की ख़वातीन अलग मार्च कर रही हैं और ये ख़वातीन अलग मार्च कर रही हैं। मकसद मेरे ख्याल में तो एक ही है, लेकिन मार्च अलग अलग हैं, एहतजाज अलग अलग हैं। क्या कहेंगी? मैं एक बार ही बोली थी उसके लहजे में, फिर उसके बाद मेरा एहतराम करने लगा। औरत के लहजे में जो ताकत है वो मार्च कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज़ादी राय सबको है, पुरअमन मार्च होनी चाहिए। और अगर वो दोनों कर रही हैं तो उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी, लास्ट ईयर भी कहा था कि जब तक डिवाइड रहेंगी तो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला रहेगा। ये सारी मार्च, औरत मार्च एक ही होनी चाहिए। अगर मकासद देखें तो एक ही होनी चाहिए। अब अगर औरत खुद खड़े होकर आमने सामने खड़ी हो जाएगी तो बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी आई होती तो मेरा शेल्टर होम आबाद क्यों है, और अगर शेल्टर होम आबाद है तो औरत के हुकूक अगर मिल गए तो क्यों आई औरतें यहाँ। और अगर सिर्फ कवानीन ही बनते रहेंगे और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इस मार्च से हम आगे कहाँ बढ़े।
ये सारे काम होने चाहिए, लेकिन डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे तो हमारा मुल्क बढ़ गया था। आज तक हम मुश्किल में। औरत बहुत समझदार है, उसको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि हमने एक दूसरे के आमने सामने खड़ा नहीं होना। ये जुमला हम कई दफ़ा सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत की ज़ात की नफ़ी करती है। क्या ही अच्छा होता कि पिछले साल की रैली से इस साल की रैली तक हम मिलकर टेबल टॉक करके एक साथ आ जाते। जब ऐसा क्यों नहीं है, ये मैं नायाब से जान लेती हूँ, उसके बाद में आपकी तरफ आऊंगी। नायाब, कहिएगा, आपने भी आलिया साहिबा की बात सुनी कि जब मकसद एक है तो मार्च एक क्यों नहीं, और जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारा मकसद तो हमें नहीं मिल सकता ना। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि माजी में, क्योंकि मैं औरत मार्च लाहौर के साथ एसोसिएटेड भी रही हूँ, उसकी ऑर्गेनाइजर्स में से भी रही हूँ, और अब मेरा ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन मैं मार्च के साथ साथ भी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। आलिया साहिबा की बात जो है वो बिल्कुल बजा है। मेरे ख्याल में फॉर्मूला ही डिवाइड एंड रूल का है। अनफॉर्चुनेटली जो औरत मार्च है वो तो ओपन होती है हर तरह की खवातीन के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सियासी जमातें और कुछ ऐसी समाजी मूवमेंट्स हैं जो चंद खवातीन के जहनों में ये बात डालती हैं कि कुछ खवातीन उनकी दुश्मन हैं और कुछ खवातीन ऐसे मार्चेस निकाल रही हैं जो समाजी इक़दार की मुखालफत करते हैं। और मेरे ख्याल में ये डिवीज़न जो है ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और नहीं होना चाहिए। मैं बल्कि इसके साथ साथ आपको ये बताऊं भी कि मुख्तलिफ ये जो खवातीन के हुकूक की तंजीमें हैं उनके इस डिवाइड के बावजूद आपस में राब्ते होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर उनकी इत्तफाक़े राय है उस पर वो मिल के भी काम करती हैं। लेकिन जो पिदरसरी निज़ाम है, जो पेट्रियार्कल निज़ाम है, अनफॉर्चुनेटली वो खवातीन को भी आपस में डिवाइड करता है, लगाता है। जब कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर एक साथ हैं और कुछ पर इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? जी, कोशिश बिल्कुल की जाती है। अगर आप देखें तो कोशिश, जैसे मैंने कहा कि राब्ते पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ मजहबी तंजीमें हैं, कुछ और तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ये डिसीजन था कि वो इस मार्च में शामिल नहीं होना चाहती। ये औरत मार्च की तरफ से ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। वो हर तरह की खवातीन के लिए ओपन है, उसमें हर तरह की खवातीन शिरकत करती भी हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये पेट्रियार्कल निज़ाम है उसकी अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि खवातीन को ये बताया जाता है कि वो एक दूसरे की दुश्मन है और ताकि उनके अंदर ये डिविजन बरकरार रहें। लेकिन बिल्कुल मैं समझती ये हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए। और बिल्कुल ना, आपने बहुत अच्छी बात की है, बड़ी पॉजिटिव बात की है कि इन इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये जो डिवाइड जो लोग आलिया साहब चाहते हैं कि रहे, उनका मकसद क्या है कि भाई आपस में ये ख़वातीन उलझती रहें और एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना हो? इनको क्या मिलेगा ये डिवाइड? किसी को कुछ नहीं मिलेगा और हमारी एनर्जी, हम औरतों की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो ज़ाया हो रही है। मेरी नस्ल ने और मेरे से पिछली नस्ल में, क्योंकि 70-75 का ही टाइम गुजरा है, इतने साल हमारे मुल्क की आज़ादी को, तो मेरी नानी, मेरी माँ और अब मैं, हमने बड़ी स्ट्रगल की है औरत को इस मकाम तक पहुँचाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की औरत के, एशियन औरत के लिए पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत बाइज़्ज़त ख़वातीन है। बाइज़्ज़त जब हमने ये एक लेबल अल्लाह ने हमें दिया तो हमारा फ़ख्र, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन इस किस्म की जब तनाज़े पैदा होते हैं तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हर औरत को इंडिविजुअली अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदा रहने का हक़ है। लेकिन जब आप रैली भी देखते हैं तो ऐसा लगता है इधर से फायर चलते हैं वो उन तक, उधर से चलते इन तक। हम इस तरह का माहौल क्यों पैदा करते हैं? और औरत को इससे फ़ायदा कभी भी नहीं होगा अगर ये एक, यकीनन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और ये इस्लामी मुल्क है, तो अगर हमारे एजेंडे में हमारा इस्लाम आ जाए, लेकिन मैं उसमें ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा आज़ादी इस्लाम ने ही औरत को दी है। वो तिजारत भी कर सकती है, वो घर से बाहर भी निकल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल आलिया साहिबा, तो यही बात तो भी नायाब ने भी की है। अनफॉर्चुनेटली मतलब इस्लाम एक है, दीन एक है, मुल्क एक है, ख़वातीन के हकूक़ की बात सभी करने वाली है, तो फिर ये इख्तलाफ क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी हकूक़ के हवाले से बात करूँगी। नो डाउट हमारे मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ है, ख़वातीन हर सेक्टर में अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन नायाब क्या वजह है कि हम आज भी ये खबरें पढ़ते हैं कि पसंद की शादी करने पर बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, शौहर ने बीवी को जला दिया, या फिर तलाक बहुत आम होती जा रही है? इसकी वजह आप क्या समझती हैं?
नायाब, अच्छा नायाब से आई थिंक सो हमारा राब्ता कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। अली साहब यही सवाल अगर मेरे पास आएगा तो मेरा जवाब ये है कि तलाक तो मर्दों ने जुल्म ढाया ही था कि जिस अंदाज में औरतों को मिल रही थी, लेकिन हम तलाक का रेशो तो कम नहीं कर सकते। हमने आज़ादी के नाम पे ये कहा कि अब औरत भी खुला लेने लगे, यानी घर को इधर से तो टूट ही रहा था, अब घर को इधर से भी तोड़ दो। और बच्चे तो शादी के नतीजे में मिल ही रहे थे, वो पहले बाप से महरूम हो रहे थे, अब वो माँ से भी महरूम हो रहे हैं। अगर मैं समझूं कि वैसे क्या है? उसकी वजह मुकाबला है, बजाय इसके कि आप मर्द भी मर्द पर काम करता, यानी हमारे बाप भाई भी पाबंद करते आगे, बाप भाई अपने आप को इतना मुनासिब रखते, अच्छा रखते, और फिर उसके बाद अगले मर्दों को कंट्रोल करते। मर्द भी मर्द को कंट्रोल करता, औरत भी मर्द को कंट्रोल करती। एक माँ एक अच्छे लड़के को तरबियत देती। हमने दोनों तरह से उस चीज का फुकदान करके मर्द को संभाल नहीं सके और औरत को उसके सामने कंपटीशन पैदा कर दिया। अपने प्रोग्राम के इंट्रो में की थी कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि औरत जो है वो कम अकल होती है, वो दिमाग से फैसला नहीं करती, वो जज्बात से फैसला करती है। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, मैंने ये सुना है, मैं भी इस बात से एग्री नहीं करती, लेकिन मेरी नजर में ये जो जज्बात है ना, ये ही वो जज्बा है जो कि उसको इंतहाई मोहब्बत का नतीजा है, जो उस तक उसको लेके जाता है कि वो कुर्बानी देती है, और यही चीज मर्द को पसंद होती है और वो उसके साथ होती है। कुर्बानी देना हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी खूबी है। मोहब्बत करना हमारी आदत नहीं है, हमारी फितरत है। और इज्जत हमारे लिए खैरात नहीं है, ये हमारा हक है। लेकिन वो दूर दराज इलाके या वो माइंडसेट जहां पर इस चीज को औरत के अगेंस्ट यूज किया जाता है कि इसको तो समझ नहीं है, इसको फैसलों से दूर रखो, जो मैं कह रहा हूं बस वो होगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो फैसला साजी में लाइए, और औरतें आई हैं। जब हम बेनजीर का नाम लेते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है कि बेनजीर साहिबा ने यहाँ पर कैसे अपने आप को मनवाया। तो हमारे पास एग्जाम्पल सेट है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने एग्जाम्पल सेट करनी है। औरत ने कंपटीशन के बजाय अपना मकाम बनाकर दिखाना है, और मर्द की बुराई के बदले में उसका जवाब बुराई से नहीं देना। मेरा मानना यह है कि औरत में बहुत सारी सलाहियतें मर्दों से कहीं ज्यादा हैं। हम उनको मनवाएं, आगे बढ़ें, तो फिर दुनिया हमें ना रोक सकी थी, ना रोक सकी है, और ना रोक सकेगी। अच्छा नायाब, मुझे ये बताएगा कि औरत मार्च जैसे कि हो रहा है और हम देख रहे हैं, होता आ रहा है, हर साल होता है, आपको लगता है कि आज की औरत को इस औरत मार्च से कुछ इस्तेफादा हुआ है, वो हकूक जो वो बार बार मांगती है उसको मिले हैं, कुछ बेहतरी आई है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिबेट है। जो समाजी इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, आपको ओवर टाइम उनके रिजल्ट्स नजर आते हैं। किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं? सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है माशरे में कुछ ऐसे टैबू। जी, आई थिंक सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ऑडियो, तो फिर से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि बिल्कुल औरत मार्च होता है, हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, कवानीन मौजूद है, अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? देखो, कवानीन हमारे मुल्क में ना हमारे ही मुल्क के राइज होने चाहिए। हमारे मुल्क का चाहे वो सियासी मैदान में हो, सकाफती मैदान में हो, हमारे फैसले बाहर क्यों होते हैं? अच्छा चले हो जाते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद क्यों करते हैं? हमारे यहाँ ये जो डबल पॉलिसीज चलती हैं, यानी हम एक ट्रैक पर नहीं चलते, हम सब मुश्किल में बैठ के हमें डिसाइड कर लेना चाहिए और कार्ड्स नहीं खेलने चाहिए। अच्छा, वैसे मैं इसमें अदलिया को क्रेडिट दूंगी। आपको पता होगा पिछले दिनों बड़ा अच्छा फैसला आया था, खवातीन का जो ये विरासत में हक है उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर बात हुई और उसमें फैसला दिया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। हक इतना बेहतरीन है, और हमने क्या किया कि हम जब हिंदुओं के साथ रहे, जब हम सब कॉन्टिनेंट पे थे, उनके यहाँ औरत के वो हुकूक नहीं थे, तो हम जहेज की मद में बेचैन वो होते और जायदाद में हक नहीं देते। जायदाद में उसका हक है जो हर हाल में उसे मिलना चाहिए। इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा नायाब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा कि औरत मार्च के जो मकासद थे, क्या उनका हुसूल मुमकिन हुआ है? क्योंकि औरत मार्च तो हर साल हो रहा है। जी जी, मैं बिल्कुल यही बता रही थी आपको कि जो इस तरह की तहरीकें होती हैं, उनसे ओवरनाइट या चंद सालों में भी शायद कुछ लोगों को वाज़े उस तरह से डिफरेंट ना नजर आए, क्योंकि ये एक लंबी एक स्ट्रगल होती है। हमारे से पहले भी 1980s में भी एक बहुत लंबी स्ट्रगल चली और काफी सालों बाद हमें उस जदोजहद के रिजल्ट नजर आए। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जो इमीडिएट एक मकसद था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो माशरे में टैबू थे, जिन पे गुफ्तगू नहीं की जा रही थी, उनके ऊपर गुफ्तगू का शुरू ही होना, चाहे वो अगर मुतनाज़ा भी समझी जाती है, तो फिर भी मैं समझती हूँ कि गुफ्तगू का आगाज अगर हो और ऐसे लोग जो आपस में इख्तलाफ करते हैं या जहाँ पर समझ की कमी है,
हर साल हम ये देखते आ रहे हैं कि अब वुमेन्स डे के ऊपर ये बहुत सारे जो पहले सेफ टॉपिक्स होते थे जिन पे बात करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो टैबू समझे जाते थे उन पे भी गुफ्तगू का आगाज हुआ है। उसके अलावा नायाब, डोंट यू थिंक सो कि बजाय इसके कि औरत मार्च में हकूक की बात हो, जो कवानीन मौजूद है उन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए कि वो करवाएं आप, हमारा मुतालिबा ये है। जी जी, ये भी होता है। अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो कानून साजी की गई है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आधी बात उस पर होती है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से औरत मार्चेस जो है वो कानून साजों के और पार्लियामेंटेरियंस के साथ राब्ते में भी रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रियासत ने ही ये हुकूक फराहम करने हैं। और उसके साथ साथ जो कवानीन एड्रेस नहीं कर रहे खवातीन के नए मसाइल को जिनमें गैप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हरासमेंट का जो कानून है उसमें काफ़ी गैप्स हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, खुसूसी तौर पे खवातीन के हवाले से। तो इस तरह की चीजों के ऊपर आगाही देना भी और बिल्कुल आगाही देना भी इसमें एक खास मकसद है, ताकि औरत को पता तो उसके हकूक हैं क्या। जो दही इलाकों की औरतें हैं उनको नहीं मालूम अपने हकूक के हवाले से। नायाब मेरे साथ रहिएगा, अभी मेरे साथ है, मैं चाहूंगी लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक मौजूद हैं, उनसे जाने के लाहौर में इजाजत मिल गई औरत मार्च की, उसके बाद अब ये मार्च कहाँ से शुरू होगा, तैयारियां क्या है, खुरम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सरिश, इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं यहाँ से आज औरत मार्च का आगाज़ होगा, क्योंकि पहले हुकूमत की जानिब से औरत मार्च पर जो है पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया था कि औरत मार्च होने दिया जाए। और आज ये 2 बजे का वक्त दिया गया है। तमाम खवातीन जो लाहौर की यहाँ पर इकट्ठी होंगी जो इस औरत मार्च के जो हिस्सा ले रही हैं इस मार्च में, और यहाँ से ये रैली का आगाज़ होगा। और ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा, पाबंदी की दरखास्त किसने की थी और फिर इजाज़त तो खैर मिल गई है, पाबंदी की दरखास्त किसने की थी? जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई थी, वकील खातून है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, और जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस दफ़ा औरत मार्च को जो है वो रोका गया था और उसके साथ उन्होंने कोर्ट से रुजू किया और कोर्ट की जानिब से जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी। उसके बाद DC ऑफिस की जानिब से जो है वो इजाज़त दे दी गई थी। और इस वक्त जिस मकाम पर हम सरिश मौजूद हैं जहाँ से आज औरत मार्च का आगाज़ होगा, क्योंकि दुनिया भर में आलमी दिन ख़वातीन का जो है वो मनाया जाता है और पिछले साल से पाकिस्तान में भी ख़वातीन जो है वो सड़कों पर आई थी, जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो पाकिस्तान में भी मनाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपने हुकूक के लिए ख़वातीन निकलेंगी। और आलिया साहब ना, बड़ी अजीब सी बात है कि इस्लामाबाद में इजाज़त मिल गई, लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, और दरख्वास्त देने वाली थी ज़िले इंतज़ामिया कि भी ख़वातीन नहीं बाहर निकल सकती। ये हक तो हमें रियासत पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान ने दिया है। बिल्कुल उनके पास हक है, लेकिन बात यह है कि जब आपकी पिछली दफ़ा में कोई ऐसी बातें निकल आती हैं जो कि आपको पता है कंट्रोवर्शियल बातें चल ही रही हैं उसमें, तो इस दफ़ा मैं समझती हूँ कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो बातें जो हमारे आम आवाम के दिल को धचका पहुँचाती हैं, हमारी सकाफत को धचका पहुँचाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात उसमें वो अल्फाज थे। देखिए लहजा, मैंने भी एक जो शेर पढ़ा था ना कि बस एक बार ही बात की थी उसके लहजे में। फाइनली मुझे क्विकली बस ये बता दें कि क्या आज भी हमारा मुआशरा जो आज़ादी हकूक़ निस्वा उसके खिलाफ है? हमारा माशरा खिलाफ नहीं है, तरीक़ेकार एक बनाना पड़ेगा। खिलाफ है। ठीक है जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, नायाब भाभी बहुत शुक्रिया। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शेर शाह साहब। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जनाब गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ अफसाना निगार भी हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में सैलाब आ गया था, काफ़ी तबाहकारियाँ हुई और उन तबाहकारियों में ख़वातीन जो हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। दूर दराज इलाकों में जहाँ सैलाब आया हुआ था वहाँ पर हमने हरासानी के भी केसेस देखे हैं डॉक्टर साहब, रेप हो जाते हैं, ख़वातीन काफ़ी मुश्किलात का शिकार उस तरफ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन को जिन मसाइल का, जिन प्रॉब्लम्स का शिकार देखा है वो हाईलाइट कीजिए। दोबारा से आपका शुक्रिया।
और आपके टेलीविज़न के ऊपर ख़वातीन के बारे में बहुत बात होती है, जिसका मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़वातीन का डे और औरत मार्च तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ख़वातीन की वायलेशन तो सारा साल हो रही होती है, तो सारा साल हमें उसके बारे में बोलते रहना चाहिए। आप लोग बोलते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ख़वातीन की हुकूक का ताल्लुक़ है, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे 100% मरीज़ औरतें होती हैं और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मेरे 90% मरीज़ इंतहाई गरीब लोग होते हैं। और इंतहाई गरीब औरतों के साथ जो मसाइल हैं वो आम लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारे हुक्मरानों को पता है, ना हमारे हुक्मरानों को ये पता करने का शौक़ है कि इन औरतों के साथ हो क्या रहा है। और इन औरतों की ये किस्मत ही यही है कि वो गुर्बत में पैदा होना है, उनका इस्तेसाल होना है और उसी इस्तेसाल में उनको माँ बनना है, और माँ भी अपनी मर्ज़ी के बग़ैर बनना है बज़ा औक़ात में, और उसके बाद उनको खामोशी से मैटरनल डेथ का शिकार हो जाना है। आज का दिन जो है औरतों का सेहत का, औरतों के हुकूक का दिन, आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि हमारे मुल्क में 250 से ज़्यादा औरतें 1 लाख प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं। हमारे यहाँ लाखों हज़ारों औरतें हैं जो फिस्टुला जैसी बीमार होती हैं, और एक औरत जब मरती है तो 15 औरतें ऐसी होती हैं। एक औरत तो मर जाती है तो मर गई, लेकिन 15 औरतें ऐसी होती हैं जो ऐसी पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं जिसके बाद उनकी ज़िंदगी दोभर हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली ये 99% ये औरतें गरीब औरतें होती हैं। अच्छा, अब ये तो सेहत का ताल्लुक है। रोकूंगी, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है डॉक्टर साहब के नाज़रीन, हमने सुना है कि ख़वातीन ही बात करती हैं अपने हकूक़ को लेकर, मर्दों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो हकूक़ ख़वातीन को नहीं दे रहे, या माशरे में उनकी वो इज़्ज़त नहीं है जो मर्द को करवानी चाहिए या करनी चाहिए। तो ये हमारे सामने मर्द बैठे हैं जो कि ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है कि मर्द औरतों के हकूक़ की बात नहीं करते, हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन एक बात और आपको मैं वादा करते चलूँ, औरत का जो हुकूक है ये औरत और मर्द का मसला ही नहीं है। औरत के हुकूक को पामाल इसलिए किया जाता है। देखिए, हमारे एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट थे मिस्र के, उनकी डेथ हो गई है, फहद नाम था उनका, फतेह मोहम्मद नाम था उनका। उन्होंने एक बात ये कही कि हमको पता है कि औरतें हमल के दौरान मर जाती हैं, और हमको ये भी पता है कि औरतें हमल की वजह से पेचीदगियों का शिकार होती हैं, और हमको ये भी पता है कि इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन मुसीबत यह है कि समाज ये इलाज करना नहीं चाहता है। और समाज ये इलाज क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि समाज औरतों को अहमियत नहीं देता है। जिस दिन समाज, और समाज से मतलब है अवाम और हुकूमत, जिस दिन हुकूमत ये समझती है कि कल से औरतें नहीं मरेंगी, औरतें नहीं मरेंगी, क्योंकि हुकूमत ये जब ये समझती है कि एटम बम बनाना है तो सालों में एटम बम बना लेती है। हुकूमत ये समझती है कि आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अगर जो रियासत है वो ख़वातीन को उनके हकूक़ देना चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन संजीदगी से वो काम इस पर करने को तैयार नहीं है, अमल दरामद करवाने को तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम भी कर रहे हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, ये काम आपने कब शुरू किया, आप अब तक क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। अचीवमेंट तो हमारे मरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या अचीवमेंट है, लेकिन बुनियादी बातें छोटी सी हैं। बेसिक बात यह है कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा औरतों का अस्पताल खोला हुआ है, कोई गोट वुमेन हॉस्पिटल लांडी में है, और उसके साथ हमारे 9 सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में। और हम लोग औरतों में एक बीमारी होती है, ख़ासकर गरीब तरीन औरतों में, जब इनका बच्चा पैदा होता है, बच्चा मर जाता है, फंसा रहता है, 3 दिन 4 दिन के बाद पैदा होता है, और मरे हुए बच्चे के बाद औरत का पेशाब खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। ये गरीब औरतें होती हैं, ये किसी बड़े अस्पताल में जाके इलाज नहीं करा सकती हैं, इसके इलाज की कीमत 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख होती है। ये हमारे सारे सेंटर में बिल्कुल मुफ्त में होता है। जो हमारे पास अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से औरतें आती हैं, हम उनको किराए भी देते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। इसमें हमें ये यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन वो हमारी मदद करते हैं, इसमें हमारे फिस्टुला फाउंडेशन वाले मदद करते हैं। दूसरी बात ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर हमने यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन को बहुत बोला है। और इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि अभी जब ये आया आपका सैलाब, और सैलाब के साथ अगर हमारे इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं तो बंदों के साथ बेशुमार फैमिलीज़ पड़ी रहीं। हम हैरान रह गए जब हमारी एक डॉक्टर जिसका नाम सिद्रा है, उसको हमने वहाँ पोस्ट किया यूनेफपीए के ताउन से, तो हमने देखा कि वहाँ पर इन हालात में भी औरतों पे वायलेंस हो रहा है। और ये बड़ी हैरानी की बात थी
कि जब लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके रहने के लिए, न सिर्फ ये कि उनके घर के मर्द उन पे वायलेंस कर रहे हैं, बल्कि गैर मर्द भी उन पे वायलेंस कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी इब्तिदा में कहा, वायलेंस के साथ साथ उनका वायलेशन भी हो रहा है, उनका बलात्कार भी हो रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। ये हमारी समझ में नहीं आई बात कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हम उठते बैठते कहते रहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, औरत की इज्जत करो, फलाना करो, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं जब सुबराज मैटरनिटी होम का MS था, तो हमने वहाँ पर एक स्टडी की इसके ये देखने के बाद कि हमारे पास एक मरीज़ आई, मैं उसको एग्ज़ामिन कर रहा था एक मिडवाइफ के साथ, तो मैंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा निशान है। मैंने पूछा बीबी क्या है? कहने लगी मैं गिर गई थी। तो मैंने बोला कि नहीं, ये गिरने का निशान नहीं है। तो रोने लगी। तो मैंने क्यों रो रही हैं आप? तो उसने बोला कि मेरे शौहर ने मुझे बल्ले से मारा है, तो ये बल्ले का निशान पड़ा हुआ था। तो फिर हमारे पास एक बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, उनको मैंने बुलाया, रूबी उनका नाम था, हम सब मिले, उनको बैठ के बातचीत की। तो फिर हमने एक स्टडी की, तो हमने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ हमल के दौरान 60% से ज़्यादा औरतों को किसी न किसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। और ये तशद्दुद करने वाले उनके शौहर भी होते हैं, उनकी सास भी होती हैं, उनके देवर भी होते हैं और उनके ससुर भी होते हैं। ये तो एक तशद्दुद हुआ। उसके बाद जो वर्बल वायलेंस है वो अपनी जगह पर है। तो डॉक्टर साहब, इस पे कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाई जाती? ये शऊर क्यों नहीं लोगों में पैदा किया जाता कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो गैर कानूनी भी है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता? ये कौन करेगा? अच्छा, अब आपको मैं इसका जवाब दूँ तो शायद आपको अच्छा ना लगे। आपको शायद अच्छा लगेगा क्योंकि आप औरत हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जवाब इसका मालूम है क्या है? किसी कैंपेन से मसला हल नहीं होगा, किसी औरत मार्च से मसला हल नहीं होगा। इसका मसला दो ही तरीके से हल हो सकता है, और इस मसले को हुकूमत ने ही हल करना है। और दो मसला क्या है? नंबर 1, गुर्बत का खात्मा, क्योंकि गरीब औरत होती है ख़ानदान के अंदर, गरीब तरीन ख़ानदान के अंदर गरीब तरीन औरत होती है। नंबर 1 गुर्बत का खात्मा। नंबर 2 तालीम लड़कियों की, तालीम मर्दों की। इस वक्त हमारे मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में 70% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। जब वो 70% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और 2 करोड़ मर्द इंतहाई जाहिल हैं, तो वो औरतों के साथ क्या सलूक करेंगे? बिल्कुल आप ठीक तो हम अगर कैंपेन चला लें, औरत मार्च कर लें, मैं पंफलेट पे पंफलेट छापता रहूं, ये तो फिर रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो लिटरेसी रेट, ये जिम्मेदारी है ही हुकूमत की। लेकिन जितनी भी हमारी हुकूमतें आती रही हैं माजी में, उनको औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं है, और खास तौर पर गरीब औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं। तो जब तक ये हमारे हुक्मरान जितने भी हैं जो रहे हैं, किसी भी तरह के हुक्मरान हैं, एक दो चीजें और भी हैं जो कि खवातीन का इस्तेसाल जो होता है, एक तो शादी हो तो उस पे बदकिरदारी का इल्जाम, शादी तो बहुत दूर की बात है। जब पैदा होती है लड़की तो वो काबिल कबूल नहीं होती है। मैं जानता हूँ ऐसे केसेस हैं, लड़की पैदा हुई तो उसको मारने की कोशिश की गई। जब वो बड़ी होती है तो उस मतलब पैदा होने के बाद भी उसका नाम, आज भी हम इस दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल, हम रोज देखते हैं। आपको नहीं पता है औरतों के मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है, आपको नहीं पता है। देखिए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हर रोज़ मेरे पास इस किस्म की औरतें आती हैं जिनके साथ उनकी फैमिली के मर्द और फैमिली के बाहर के मर्द ज्यादती करते हैं, और उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुख्तलिफ जगहों से ऐसी औरतों को मुझे भेजते हैं। तो ये जो समाज है ना, ये जनरली औरतों के खिलाफ है, और ख़ास तौर पर गरीब औरत के खिलाफ है। गरीब औरत का बात और भी समझती हूँ। आपने बिल्कुल बोला कि तालीम और गुर्बत तो वजह है, इस्लाम से दूरी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब देखें, इसमें हम बहस करना, देखें बहुत से मुल्क हैं ऐसे जहाँ पर इस्लाम तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर औरतों को मुकम्मल हुकूक हासिल है। तो उनकी उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर तालीम नहीं है, तालीम अच्छी है और गुर्बत नहीं है, तो औरतें एम्पावर हो जाती हैं। बालादस्ती है, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। आप वहाँ पर एक फोन कॉल करें पुलिस को, देखिए देखिए ना, आपको पता है ना, हमारे एक मौलाना साहब ने जो बयान दिया था औरतों के बारे में, फजलुर रहमान साहब ने, ऐसा घटिया बयान आपने सुना था कभी? इतने बड़े मौलाना हैं, इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने क्या लोगों को छोड़ा होगा? जिसपे हमारे मकसूद साहब ने कितना अच्छा बयान दिया था, लगता है कि इनकी माँ ही नहीं है। देखिए, औरतों की ये तबलीग करना कि औरतें बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत आसान है। औरतों को मुअज़्ज़ज़ समझना
बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पर गरीब औरत को देखें, जो गरीब औरतें मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही होती हैं उनका किस तरह से इस्तेसाल होता है आपको पता ही ना, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गरीब औरतें सबसे ज़्यादा मुश्किल के शिकार होती हैं। मैं बिल्कुल, और मैं इस तरह से भी इस्तेसाल होता है कि औरत की सेहत को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा जाता, और अगर बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं है, तो बच्चे इतने ज़्यादा बस वो पैदा कर रही हैं हर साल, नहीं पता कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। आप हमारे अस्पताल आ जाए, यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव है, 700-800 औरतें बाहर खड़ी भी होंगी, आप उनका हीमोग्लोबिन चेक करना शुरू कर दें। 25% औरतें ऐसी होंगी जिनका हीमोग्लोबिन 8 और 7 से नीचे है। रोज़ाना हमारे पास 25-30 औरतों को हम ब्लड चढ़ा रहे होते हैं, आयरन दे रहे होते हैं। ये वो औरतें हैं बेचारी जो कि इंतहाई गरीब है, की मुतलाशी हैं, जो इज्जत की मुतलाशी हैं कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए और उनके हकूक जो हैं वो पूरे अदा किए जाएं। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, बड़ी सैरहासिल गुफ्तगू आपके साथ हो रही है कि वो हकाइक हैं, होशरुबा हकाइक, जिनसे आप नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में अब भी मौजूद हैं और इन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। अरबाब इख्तियार को आंखें खोलना पड़ेंगी। जनाब, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक वकील साहिबा सबाहत रिजवी साहिबा लाहौर हाईकोर्ट बार की सेक्रेटरी मुंतखब हो गई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद उनको हम देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाहौर हाईकोर्ट बार में ये ओहदा किसी खातून को मिला हो। जी, सबाहत रिजवी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। सबाहत साहिबा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह से आपकी एक अचीवमेंट है। सबाहत साहिबा, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आप लाहौर हाईकोर्ट बार की तारीख में पहली बार इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं, इतना बड़ा बुत आपने तोड़ा है, मुमकिन कैसे हुई है कामयाबी, और ये सफर आपके लिए कितना मुश्किल था, ये हर कोई जानना चाहेगा। ये मुश्किल था सफर। मैंने पूरा साल की कैंपेन की है, और सिर्फ लाहौर में नहीं मैंने पूरे पंजाब में जाके इलेक्शन लड़ा है। मैंने वोट मांगा जहाँ जहाँ तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ जहाँ लॉयर्स मौजूद हैं। 26,000 मेंबर है हमारा हाई कोर्ट का, और आई हैव ट्राइड टू अप्रोच एवरीवन। सो ये एक लंबा सफर था और मुश्किल भी था, जाहिर है, क्योंकि हाई कोर्ट की हिस्ट्री में आज तक किसी खातून ने ये इलेक्शन नहीं जीता। और मुझे भी लोग यही कहते थे कि ये नामुमकिन है और ये पॉसिबल नहीं है जो तुम काम करने जा रही हो। लेकिन जाहिर है दोस्तों की मुशक्कत से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने सक्सेसफुली विन की। बार में ज़ाहिरी तो तब्दीली आ गई है, लेकिन क्या जहन भी तब्दील हो पाए हैं? लोग पूरी तरह आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या मनफी रवैयों का आपको सामना करना पड़ रहा है अब भी? जी, जहनी तब्दीली तो आपको पता कि ये हमारा मुआशरा जो है ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इसी तरह हमारी जो वो प्रोफेशन है ये भी बड़ा मेल डोमिनेटेड है, और ये आज से नहीं है, ये सालों से है। तो मेरा नहीं ख्याल मैं अपने 1 साल के टेन्योर में कोई ऐसी ज़हनी तब्दीली लाऊंगी जो कि सारी जिंदगी का है। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको यानी जो पॉसिबल हो सकता है। हमारे यहाँ खवातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है, फिर भी लाहौर हाईकोर्ट बार की सेक्रेटरी की पोजीशन तक एक खातून को पहुंचने में 130 साल क्यों लग गए? इसकी वजह क्या थी? क्यों कोई खातून इससे पहले इस ओहदे तक नहीं पहुंच पाई और आपने भी पूरा साल कैंपेन चलाई है? जी, वो इसकी वजह ये है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना इस पोस्ट पे औरतों की। मैं आपको बता तो रही हूँ कि जब मैंने इलेक्शन शुरू किया तो मुझे हर कोई कहता था कि तुम नायब सदर का या फाइनेंस सेक्रेटरी का लड़ लो, ये सीट जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, और ये नामुमकिन है जो तुम करने जा रही हो, ये पॉसिबल नहीं है, तुम लूज कर जाओगी। क्योंकि पहले बहुत सारी औरतों ने लड़ा है लेकिन वो हार गई थी। सो हर शख्स मुझे ये कहता था कि ये पॉसिबल नहीं है, और ये समझा जाता कि चूंकि सेक्रेटरी जो है हाई कोर्ट का वो ज़रा ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज उसको ज़्यादा देखने पड़ते हैं, और उसका इख्तियार ज़रा बाकी कैबिनेट से ज़रा बेहतर है और ज़्यादा है। सो इसलिए ये समझा जाता कि ये औरतों के लिए सीट नहीं है, ये मर्दों के लिए सीट है, और शायद औरतें इस सीट के ऊपर प्रॉपरली वो नहीं कर सकती, यानी इन इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो आपको पता है, चूंकि पॉलिसी मैटर्स में औरतों को भी इस तरह प्रेफर नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी यही समझा जाता कि ये सीट मर्दों को। माशाल्लाह से हर तरफ आपकी वाह हो रही है। हुकूमती रिस्पांस कैसा है? सुना है कि आपसे भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है कायम मकाम वज़ीर आला ने। नहीं जी, हुकूमत की तरफ से तो मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया, और ना ही किसी ने मुझसे इस तरह मुझे एक्नॉलेज किया है। ये तो मेरी अपनी कम्युनिटी है जो हु आर फीलिंग प्राउड ऑन माय सक्सेस, और या जो लाइक माइंडेड लोग हैं और या मीडिया के लोग हैं, मैं समझती हूँ कि जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पे तो मुझे कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट ना मिली है, ना मेरा ख्याल है उनको इतना सेंस है। अच्छा, आप इसकी कामयाबी के बाद क्या समझती हैं? मुस्तकबिल में खवातीन के लिए हाईकोर्ट बार में कामयाबियों के नए दरवाजे खुलेंगे?
हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये वो जंग है जो मैंने सारी खवातीन के ब्याह पे लड़ी है, और इसकी एक वजह ये थी कि आई वांट टू ओपन अ गेट वे फॉर अदर वुमेन टू compete ऑन दिस सीट और वो इलेक्ट हो। कोई भी ऐसी है, कोई ऐसा टैबू नहीं है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, हमने उसको ब्रेक किया और मैंने ये साबित किया है और मैंने ये साबित किया कि ये पॉसिबल है। अगर मैं ठीक है, बिल्कुल आपने ये साबित किया और आपने इस बात की भी औरत कमअकल होती है या फैसला साजी नहीं कर सकती। माशाल्लाह मर्द के शाना बिशाना खड़ी है और फैसला साजी में आजमा कर तो देखें, ये सबाहत में साबित किया। सबाहत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं वापस आऊँगी डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, ये सी सेक्शन क्यों ये डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सी सेक्शन ही करना पड़े? मैं आपके इस पर रिमार्क्स चाहूँगी। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये थोड़ा सा गलत होगा कहना कि कोशिश ही करते हैं, लेकिन ज़रूर सेक्शन करते हैं। मैं इसको ज़रा से बताना चाहूँगा। देखें, मैं तो अब इसको लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते ही नहीं हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि एबनॉर्मल एब्डोमिनल डिलीवरी, एक गैर मामूली एब्डोमिनल डिलीवरी है जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में सिजेरियन सेक्शन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी डॉक्टरों पर, हमारे जैसे सीनियर डॉक्टर्स पर जो नीचे ट्रेन करते हैं उन पर जिम्मेदारी बनती है। और उसकी जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हमारे मुल्क में मिडवाइफ नहीं मौजूद है, मिडवाइफ की ट्रेनिंग नहीं होती है। हर मुल्क में, हमारे मुल्क में 85,000 देहात हैं, हमारे मुल्क में कम से कम 3 लाख मिडवाइफ होनी चाहिए और हमारी 90% औरतों को मिडवाइफ को देखना चाहिए। मिडवाइफ अगर एक औरत का ख्याल करती है तो नॉर्मल डिलीवरी कराती है, क्योंकि मिडवाइफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें कि वो जल्दी हो जाए। नंबर 2, मिडवाइफ को कोई और काम नहीं होते हैं। जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनकी जो ज्यादा सेक्शन कर रहे हैं, उन पे मैं जिम्मेदारी डालता हूं। फाइनली आप क्या मैसेज क्या देंगे इस तरह की खवातीन? मेरा मैसेज ये है कि जब किसी लड़की से कहा जाए कि आपका सेक्शन होगा तो उसको 2-3 ओपिनियन लेना चाहिए। उसको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आप ये सेक्शन क्यों कर रही हैं और उसकी कोई वाज़ेह वजह होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी भी समाज में 20% से ज़्यादा औरतों का सेक्शन नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर सेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, उस डॉक्टर से बच के निकलना चाहिए, उसको बॉयकॉट करें, उनका बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ही औरत के लिए मुनासिब है। सेक्शन सिर्फ 10 से 20% औरतों में होना चाहिए जिसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन हो जाए। मिसाल के तौर पर प्लेसेंटा सामने आ गया है, मिसाल के तौर पर औरत का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, मिसाल के तौर पर बच्चा छोटा है, मिसाल के तौर पर बच्चा बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है, मिसाल के तौर पर कोई और ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, और मिसाल के तौर पर लेबर के दौरान मशीन ये बता रही है कि बच्चा थक गया है, तब ये सेक्शन की जरूरत। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और लुबे लुबाब एक ही है, तालीम और गुर्बत का खात्मा, जिससे औरत मार्च नहीं करना पड़ेगा, औरतों को उनके हकूक मिलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फिर ऐसे मर्दों को मार्च करना पड़ेगा जो बोलेंगे ये क्या हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और मौसम का अहवाल बताने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात करूंगी, और दिल की बात कुछ इस तरह से है कि जब मैं देखती हूँ कि जनाब नॉर्दर्न एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश हो रही है या फिर बर्फ़बारी हो रही है, तो कसम से बहुत जेलसी फील होती है। कराची वाले बारिश को तरसते रहते हैं, यहाँ पर बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर वक्त से पहले बढ़ना शुरू हो जाता है कि फरवरी हमें इस वक्त मई जून नज़र आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हीट वेव्स बहुत सी आने वाली हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि दुआ करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बारिशें हों, कुछ मौसम में बेहतरी आए, अदरवाइज़ रमज़ान बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है। और अक्सर मुझे ये भी ख्याल आता है कि हमारे बहुत सारे देखने वाले, चाहने वाले जो कि लाहौर, इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जनाब हमने यहाँ पे गर्म कपड़े पहने हुए, इतने भारी कपड़े पहन के कैसे खड़े ने, इन्हें क्या सर्दी नहीं लगती? तो जनाब हम मजबूर हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है और सर्दी ना होने के बराबर होती है। महकमा मौसमियात जो बता रहा है वो आज मुल्क भर में कहा जा रहा है कि मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम आज भी कश्मीर और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। अगर आम शहरों के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, लाहौर में 32, इस्लामाबाद में 28, कोयटा में 22, पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो अब बाहर का मौसम है, गर्मी की आमद है, तो तैयारी आप लोग पकड़ लें। सर्दियों के कपड़े हम लोग तो रख चुके हैं, आप भी रख दें, हम गर्मियों के निकाल लें जनाब। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और ख़वातीन का आलमी दिन है। इस खास मौके पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन तमाम ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाऊं जो कि अपने अपने सेक्टर्स में अपना लोहा मनवा रही हैं, कामयाब हैं, ताकतवर हैं। कहा तो सिनफ़े नाजुक जाता है, लेकिन जब मुल्क के दिफा में हथियार उठा ले सिनफ़े नाजुक तो फिर दुश्मन पर भी खौफ तारी हो जाता है। कोई भी सेक्टर हो, फौज हो या फिर पुलिस हो, ख़वातीन हर जगह पर मौजूद हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, अपना काम कर रही हैं। तो हुकूक निस्वा के आलमी दिन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध पुलिस की DSP कंप्लेन ज़किया मलिक साहिबा। ज़किया साहिबा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके और माशाल्लाह माशाल्लाह आप घर भी मैनेज कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं कि आपने जब शुरू किया तो फैमिली में मुझे पता है बहुत सारी बातें होती हैं कि ये क्या कर रही है, पुलिस में जा रही है, वहाँ मर्द ज़्यादा आते हैं, मर्दों को डील करेगी, क्या करेगी, आपको भी फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल। जब हम इस डिपार्टमेंट को हमने चूज़ किया तो उस वक्त तो एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था फीमेल के लिए। ज़ाहिर 30 साल एक अरसा है तो बहुत कम थी कि जो आगे आके पढ़ रही थी। फिर जब हम इस डिपार्टमेंट में आए तो फिर बहुत से इश्यूज़ थे जो हर फैमिली में ही होते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी मदर थी, मेरे भाई, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। फिर करते करते आगे बढ़े। फिर उसके बाद शादी फैमिली में ही, जो कि वही ख़ानदान जो मुखालफत में था कि नहीं होना चाहिए था, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन जब हमने साबित किया, हमें वहाँ चल के दिखाया तो सब ने एक्सेप्ट किया। और अब सभी कोशिश करते हैं कि हमारी फैमिली से सब आएँ और बाहर निकले और जॉब अपॉर्चुनिटी निकले तो ज़रूर बताना। बिल्कुल जी, हमेशा यही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा ज़किया साहिबा कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि आप बता रही हैं जब आपकी शादी हुई तो आप ऑन जॉब थी। जी बिल्कुल। तो अभी जिस तरह हम देखते हैं कि मुआशरे में अभी आज औरत मार्च भी हो रहा है, ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, क्या आपको ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी ऐसे रवैये का सामना करना पड़ता है जो कि अखलाकी तौर पर ठीक नहीं या फिर ख़वातीन के साथ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से तो देखा जाए कि तो हर आने जाने वाला हम पे यही होता है, हम पे अटैक होते हो कि ये देखो ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये रिश्वत लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह के कमेंट्स यूज़ होते हैं। उस तरह की फ़ीमेलें आ गई हैं, बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो बहुत से डिपार्टमेंट हैं और डिफ़िकल्टीज़ तो हर जगह हैं। और जहाँ हम एक औरत की हैसियत से आते हैं तो वो तो समझ लें कि डिफ़िकल्टीज़ ही हैं। फिर फैमिली को लेके साथ चलना होता है, तो घर जाके अगर वहाँ पे भी हमने ऑफिसर बनना है तो कभी भी घर नहीं बचता है। इसका मतलब है घर पे कभी भी नहीं ऑफिसर है, घर पे अच्छी एक माँ बन जाए, अच्छी बीवी बन जाए, ये रिश्ते निभा लें, तो ये भी एक औरत का फ़र्ज़ है कि वो करे, और ये मोहब्बत औरत का फ़र्ज़ है। मैं सेक्टर के हवाले से जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई हरासमेंट के केसेस, कुछ इस तरह की सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ता ख़वातीन को? नहीं होता है, लेकिन डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन जो लोग हरासमेंट करते हैं फिर उसके साथ सपोर्टेड भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हीं में से होते हैं। ज़रूरी नहीं कि औरतें भी औरतों को हरासमेंट में आ जाती हैं कि वो जेलस हो रही होती हैं, एक दूसरे को कर रही होती हैं। मर्द भी, ये तो डिपार्टमेंट का हिस्सा है, इसमें ज़रूरी नहीं कि औरत ही हरासमेंट का शिकार होती है, मर्द भी होता है। जहाँ एक औरत अपने आप का दिफा कर रही होती है वहाँ एक मर्द भी अपने आप को बड़ा सेफ रख के चल रहा होता है, क्योंकि औरत उठते ही मर्द पे एक एलिगेशन लगा देती, देखो भाई ये इनका कोई इस तरह का इरादा था जो मुझसे इस तरह का बिहेवियर रखा है। तो हम सभी उस पर अपने आप को सिक्योर रख के चल रहे होते हैं और रिस्पेक्ट सबकी है, सिर्फ औरत की नहीं, मर्द की भी है। मुझे ये भी बताएगा कि अभी जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी कि अब मर्द तो खैर बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में, ख़वातीन भी कम नहीं हैं, तो क्या आप लोगों को कुछ इस हवाले से काउंसलिंग आप लोगों की होती है कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, टैकल करना है, मर्दों को कैसे फेस करना है, क्योंकि मुजरिम मोस्टली मर्द हजरात जो कि आते हैं पुलिस स्टेशन में? जी हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा से, और उस पर हमें ये, उसके अलावा कोर्सेज़ भी होते हैं NGOs की तरफ से जो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं, तो हमें काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। सही। अच्छा, जो अभी यंग जनरेशन है जो कि इस फील्ड को पसंद करती है और आना चाहती है, उनको आप क्या कैसे गाइड करेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि वेलकम के पुलिस डिपार्टमेंट में आएँ, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो हम अपने आप को बड़ा सिक्योर फील कर रहे होते हैं कि जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, और यूनिफॉर्म हमारे लिए एक बहुत पावर होती है। तो इस डिपार्टमेंट में जब भी आएँ, ज़ाहिर है अब तो बच्चियाँ आ रही हैं, न्यू भी CSS भी करके आ रही हैं, कमीशन के थ्रू भी आ रही हैं, और मैंने अब देखा है कि जिस दौर में हम आए थे तो शायद के बहुत कम ही लोग थे, लेकिन अब देखा है बहुत ही पढ़ी लिखी बच्चियाँ आ रही हैं, और शायद जॉब्स नहीं होती हैं तो ग्रेजुएशन मास्टर्स किए हुए भी बच्चियाँ अब पुलिस में आई हैं, और बड़ी प्यारी और अच्छी फैमिली से आती हैं। तो सबको आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि
मैं तमाम डिपार्टमेंट से ज़्यादा अपने मैं डिपार्टमेंट ये को समझती appreciate हूँ कि करती जो किरदार एक औरत अदा कर सकती है इस सेक्टर में होते हुए खवातीन के हकूक़ के लिए, वो शायद कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों के पास बेशतर केसेस इस तरह के आते होंगे, खवातीन को तशद्दुद माफ़ कीजिएगा, या फिर रेप के केसेस होते होंगे छोटी बच्चियों के साथ, जिस तरह हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में। तो आप लोग ज़ाहिर एक सेंटिमेंट तो रखती हैं ना बतौर खातून, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि उस केस को उसके तह तक जाया जाए और मुजरिमान को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये तो एक तजस्सुस होता है कि जितना जल्दी हो सके कि जो असल मुजरिम है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सही, तो आपने इस हवाले से अपने सेक्टर में या इस फील्ड में मर्द हजरात को कितना अब देखा है कि वो इस पर ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं कि ये इसको एटलीस्ट ख़त्म करवाना चाहिए या फिर कानून की अमलदारी होनी चाहिए? देखा है मैंने, मर्द हजरात भी काम कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि फ़ीमेल का ज़्यादातर केस फ़ीमेल देखें, ताकि हम तो पुलिस ऑफिसर हैं, हमने तो ट्रेनिंग ली है, हमें तो सब पता होता है, अफसरान से भी और आपस में अपने कलीग से भी डिस्कस होती है। लेकिन एक आम आने वाली औरत जो अपना एक प्रॉब्लम लेके आती है तो उसे डिस्कस करने में एक मेल से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो फीमेल से करती है तो बड़ा उसकी हेजिटेशंस नहीं होती हैं, वो ईजी फील करती है, तो उसके लिए ईजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बड़ा अहम किरदार है ख़वातीन का जो कि इस सेक्टर में मौजूद है। अच्छा, आपको ज़किया क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी जब से आप इस फील्ड में 30 साल माशाल्लाह एक टाइम है जो आपने गुजारा है? ये तो लंबी कहानी, लंबी लिस्ट बन जाएगी प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाएगा तो जो आपके ख्याल में डिस्कस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, फीमेल के हवाले से देखें कि एक तो पोस्टिंग प्लेस पे अक्सर होता है कि बच्चियां आती हैं, अब तो बच्चियां बड़ी कॉन्फिडेंट भी होती हैं और बड़ी एजुकेटेड हैं, लेकिन हम लोग भी जब आए थे तो यही होता था कि हम ये ना कहें कि हमें मर्दों ने हरासमेंट ही किया है, लेकिन हमें उन्हीं मर्दों ने बैठ के सपोर्ट भी किया है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर लिहाज से फ़ीमेल को प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि ज़्यादातर छोटी मोटी ही होती हैं कि वॉशरूम का है, कहीं ड्यूटी लग गई है, रोड पे हैं, खड़े हैं, तो इस तरह की ड्यूटीज़ का होता है। और ट्रेनिंग के हवाले से भी आने जाने की कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है जो पूरे पाकिस्तान में हम सबको है। तो मैं कहती हूँ कि अब मर्द और औरत कुछ भी नहीं है, अब हम सब एक हैं। जब हम सब एक होकर चलते हैं ना तो फिर ये प्रॉब्लम सबकी होती हैं। तो ये अगर जहाँ हमें तो वहाँ मर्दों के, क्योंकि मेल ज़्यादातर देखिए कि मोटरसाइकिल बाइक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो अब बच्चियाँ हैं तो वो भी अभी स्कूटी वगैरह यूज़ कर रही हैं, तो अब प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है। उस दौर में थी, कन्वेंस की प्रॉब्लम्स भी होती थी और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो हम फेस करके चलते हैं। सही, चले ख़वातीन के आलमी दिन के इस मौके पर आप क्या मैसेज देंगी ख़वातीन को? मैं यही दूंगी कि जब भी वो किसी भी स्ट्रॉन्ग सीट पे बैठी हुई हैं, लेकिन घर जाके वो एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहन और सारे उन रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि हम उन रिश्तों के बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका ज़किया साहिबा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और आपने बड़ी पॉजिटिव बातें बताई हैं बच्चियों को जो कि इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने कुछ कर दिखाना है, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ें। इस मुआशरे में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है और वो ऐसे ही मुमकिन है कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगी और फेस करेंगी जो भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अब जनाब, ख़वातीन के सालमी दिन के मौके पर सितारों का अहवाल भी जान लेते हैं कि ख़वातीन के सितारे क्या कह रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कि कानून बने हुए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। उनसा हमें ज्वाइन कर चुकी है। उनसा शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनसा, क्या इन कवानीन पर अमल दरामद कभी हो पाएगा पाकिस्तान में? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वुमेन्स डे सैरिश। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक खवातीन की बात कर रही हैं, तो देखिए अब जो कार्ड्स हैं वो, अगर हमारे कानून की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान से बाहर की नहीं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की अगर बात करें तो कार्ड्स बड़े वीक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, फिर द मून का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, यानी कि आज भी खवातीन को जज किया जाता है और क्लियरिटी नहीं है, वो हुकूक हासिल नहीं है हुकूमती सतह पे भी और ज़ाती सतह पे भी, जितने हुकूक जो है वो देने चाहिए खवातीन को। यहाँ पर मून का कार्ड है, क्लियरिटी नजर नहीं आ रही। 7 ऑफ कप्स नजर आ रहा है कि कुछ लोग किस तरीके से चल रहे होते हैं, कुछ कानून जो है वो किस तरीके से चल रहे होते हैं, तो एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही खवातीन के लिए। जो होना चाहिए खवातीन के लिहाज से, जैसे बाहर के कवानीन होते हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर ममालिक को हम देखें तो इस तरीके से उनको इंडिपेंडेंटली और हुकूक हासिल है, राइट्स हासिल है, वो राइट्स पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। बहुत कमजोरी है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, आज भी जज किया जाता है खवातीन को, वैसे कानून नहीं है जैसे होने चाहिए। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, ये होना चाहिए जो कि नहीं है। आगे बढ़ती हूँ मैं। और उनसा, आज लाहौर में काफ़ी सियासी गहमा गहमी है
पीटीआई ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया, रैली निकाली जा रही है, क्या अहवाल आपको बता रहे हैं कार्ड इस रैली के? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो पीटीआई के लिए आज की एनर्जी के कार्ड्स हैं वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे सैरिश। यहाँ पर इतनी तलवारें हैं, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं पीटीआई के लिए। हो सकता है हंगामा, झगड़े और बहुत इश्यूज बन सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रैली है उसमें मुझे खौफ और हरास भी नजर आ रहा है, खतरा भी नजर आ रहा है, तो बहुत केयरफुल होना चाहिए पीटीआई वालों को। और अगर इमरान खान साहब इसमें शामिल होते हैं तो उनको अपनी केयर करनी चाहिए, उनकी जान को खतरा है। मैंने जब साल शुरू हुआ था तभी मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो एक हमला हो चुका है खान साहब पे और एक और हमले अगले साल, नया जो साल शुरू हो रहा है इसमें चांसेस हैं। तो बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं पीटीआई वाले। और पॉलिटिकली भी जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दुश्मन, साजिशें हर तरफ जो है मुझे नजर आ रही हैं। पॉलिटिकली सिचुएशन जो है और ज्यादा क्रिटिकल होने के चांसेस हैं और हालात जो हैं वो मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान। अच्छा, मैंने आपसे उन साहब, हम लोगों ने पिछले दिनों आपसे काफी पूछा खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। अब तो राना सनाउल्लाह के भी वारंट गिरफ्तारी हैं, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं? नहीं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे गिरफ्तारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि खौफ और हरास फैला हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही। और खान साहब के कार्ड एनर्जी भी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शायद गिरफ्तारी अगर हुई भी तो टेम्परेरी तौर पे हो सकती है, लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई तो बहुत ज्यादा मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हंगामा आराई के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनसे मुझे ये भी बताएगा कि अभी कुछ खबरें ऐसी हैं कि हमें IMF से कर्ज की किस्त मिलने के इशारे कुछ दिए जा रहे हैं, तो सिचुएशन ओवरऑल आप कैसी बनती देख रही हैं मुल्क में? मुआशी और सियासी सितारे क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, सियासी तो मैंने आपको बताया कि सियासी तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है, और बहुत साजिशें नजर आ रही हैं। जो चीजें हम सामने से जो चीजें हमें दिख रही हैं वो नहीं, और भी ज्यादा जो है बैक ऑफ द, मतलब पीछे कुछ ऐसी साजिशें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। जहां इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी भी देखें, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। और पहले भी मैंने प्रेडिक्शंस में कहा था कि डिफॉल्ट तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये फ्लक्चुएशन रहेगी, डॉलर भी और महंगा मजीद होता हुआ नजर आ रहा है, और महंगाई जो है वो भी मुझे अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। कभी चीजें कम होंगी, कभी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रमजान शरीफ में बहुत ज्यादा मुझे हालात इतने अच्छे नजर नहीं आ रहा, आवाम को रिलीफ मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा मिलता हुआ। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अपनी मदद आपके तहत आवाम जो है वो चलती रहेगी। जैसे जो है कुछ ऐसे इदारे हैं वो आवाम की मदद कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चले जी, उन साहब, कल इबादत की रात थी, सभी ने बहुत दुआएं की हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, यहाँ पर खुशहाली के लिए, तो दुआओं में बहुत असर होता है। आपने जो सिचुएशन बताई है वो गो के बहुत मतलब मुश्किल हालात आप बता रही हैं। रमज़ान भी कह रही हैं कि मुश्किल गुजरने वाला, तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारी दुआओं को कबूल करे, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं। उनसे आपका बहुत शुक्रिया। ज़किया साहिबा मौजूद थी। ज़किया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, इस ख़ास दिन के मौके पर मैं यही पैगाम दूंगी अपनी तरफ से भी तमाम ख़वातीन को कि अपना हक़ खुद छीनना पड़ता है, अपने हक़ के लिए खुद बात करनी पड़ती है, और वही कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो आगे बढ़ें और आपकी कामयाबी खुद ही कदम चूमेगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई?
बोल अपील करता है कि केस आवाम के सामने सुना जाए ताकि आवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।